बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 0203-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ, और दो तीन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। पहली, जो आपने देखी होगी न्यूज़ पर, बोरिस जॉनसन इज़ नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, बोरिस जॉनसन ने कल ऐलान किया था कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अक्टूबर तक उनको रखा जाए एज ए केयर टेकर। उसकी वजह ये थी मेनली कि काफ़ी जो आप कह लें बैड पब्लिसिटी जो गवर्नमेंट की हुई है पिछले 1 ईयर में। कोरोना में जब इन्होंने पार्टीज़ की, फिर उसके बाद इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। मुख्तलिफ मिनिस्टर्स थे जिनका रिकॉर्ड सही नहीं था, उसको उन्होंने अपॉइंट किया। और ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए जो बैक बेंचेस थे टोरी पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अब सपोर्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ से निकलें। अब आज आधा घंटा पहले ऋषि सुनक जो चांसलर थे, उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो लड़ेंगे लीडर ऑफ द टोरी पार्टी। अब देखें क्या होता है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जॉन मेजर, उन्होंने कहा है कि विद इन 1 मंथ में नया प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे हम, हमारे लिए नुकसान होगा। अब माइग्रेंट्स के लिए क्या, इज़ इट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? अब फ़िलहाल तो ये गुड न्यूज़ है। इसकी वजह, आज एक पोल किया गया था जहां उन्होंने देखा है कि लेबर जो पार्टी है वो 14 पॉइंट्स अहेड है। तो अगर आज इलेक्शन होता है, बड़े आराम के साथ लेबर पार्टी इलेक्शन जीत लेगी। लेकिन जो वजह थी जिसके टोरी पार्टी ने निकाला है बोरिस जॉनसन को, इसकी ये वजह है कि वो चाहते हैं कि अभी हम उसको निकाल दें और 1.5 साल के अंदर जब नया इलेक्शन होगा हम वो इलेक्शन जीत सकेंगे। सो इसलिए अभी जो रिजल्ट्स हैं हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि साल डेढ़ में सब कुछ बदल सकता है और हो सकता है कि टोरी पार्टी दोबारा इलेक्शन जीत ले और इससे माइग्रेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर हम देखते रहेंगे क्या क्या होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी माइग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी के हवाले से, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एक दो और भी अपडेट्स हैं, लेकिन चंद कॉल्स आ रही हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कामरान भाई। जी जी। मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था, ये एक लॉ है कि कोई बच्चा 18 साल से अगर एज में यूके आ जाता है और 25 इयर्स तक रहता है इधर, तो उसको ये वीज़ा दे देते हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस यही पूछ रहा है। मैंने ये लॉ सुना है कि अगर कोई बंदा आ जाता है 18 की एज में या 18 से कम, तो 25 तक अगर वो लॉफुल इधर रहता है तो उसको ये वीज़ा दे देते हैं। मैंने ऐसे सुना है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आपने सुना तो सही है कि एक कैटेगरी इस तरह की ज़रूर है, 18 to 25, कि आपने यहाँ यूके में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है और आपकी एज है बिटवीन 18 to 25, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ आया था जब मेरी एज थी 5 years old, ठीक है, या कह लें जब मेरी उम्र थी 10 साल। 10 साल उम्र थी मेरी जब मैं यहाँ आया था। अब मेरी उम्र है 21 साल और मुझे मिला हुआ है 2.5 साल का वीज़ा। अब मैंने यहाँ यूके में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली है और मेरी जो एज है वो बिटवीन है 18 to 25। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ ILR के लिए अगर मेरे पास लगातार 5 साल वीज़ा था। सो कम अज़ कम मैंने 5 साल यहाँ यूके में पूरे किए हैं वीज़े के साथ। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने यूके में गुजारी है। और तीसरा, मेरी एज है बिटवीन 18 to 25, फिर मैं इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकता हूँ। अगर वैसे आप यहाँ 18 to 25 हैं और आपने आधी ज़िंदगी यहाँ यूके में नहीं गुजारी, फिर आप इस रूल का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था अपडेट्स में, एक और जो अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो थी पेरेंट्स के लिए। अब बहुत ज़्यादा कॉल्स मुझे आए हैं कि जी
हम 5 इयर्स बाद सेटल कर सकते हैं। ये नए रूल्स को आए हैं, हमने सुना है कि 5 इयर्स बाद जो पेरेंट्स हैं उनको इंडेफिनिट मिल सकता है, एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि जो बच्चे हैं वो 5 साल बाद ज़रूर सेटल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा पैदा हुआ था यूके से बाहर और उसने यहाँ फिर 7 साल यहाँ गुजार लिए, और जब उसको 5 साल हो गए हों वीज़ा मिले हुए, वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं वो रहेंगे 10 ईयर रूट पर। सो आपको जल्दी ये कंसेशन नहीं मिल सकती। जिस तरह जो बच्चा 18-25 का होता है, जब उसने 5 साल यहाँ पूरे कर लिए होते हैं और उसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली यहाँ, वो तो आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप उस बच्चे के पेरेंट हैं, आप 5 ईयर्स के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट अप्लाई आफ्टर 10 ईयर्स। सो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है कि 5 साल बाद हम अप्लाई कर सकते हैं आईएलआर के लिए, दैट्स इनकरेक्ट फॉर पेरेंट्स। जी हाँ, अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं और आपके पास एक्सेस राइट्स हैं टू योर चाइल्ड, फिर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अंडर द पेरेंट रूट। पर अंडर प्राइवेट लाइफ, जैसे कि बच्चा आपके साथ रह रहा है मियाँ बीवी के साथ, फिर आप 5 इयर्स के बाद नहीं अप्लाई कर सकते आईएलआर के लिए। उस सूरत हाल में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेपरेटेड हैं और आपके पास एक्सेस राइट्स हैं टू योर चाइल्ड, देन यू ऑन द 5 ईयर पेरेंट रूट आप अप्लाई कर सकते हैं आईएलआर के लिए। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव बने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने एक सवाल पूछना कि मैं अपने अंकल को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ कि वह यूके में आए 2 हफ्ते के लिए। लेकिन एक सवाल है कि हम 3 बंदे रहते हैं 4 बेडरूम के घर में, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? होम ऑफिस वाले ऑब्जेक्शन तो नहीं रेज करने लगे कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी? और दूसरा मैंने ये करना है क्योंकि उनको मैं फाइनेंशियली स्पॉन्सर नहीं कर रहा, वो अपने फाइनेंसेस खुद ही मैनेज करेंगे। तो अगर वो घर नहीं आके रह सकते तो उनको मैं होटल की बुकिंग करवा दूं। तो अगर उनकी होटल की बुकिंग भी हो और उनके अपने फाइनेंसेस भी हो, तो स्पॉन्सर फिर बनने की भेजने की वजह बनती है या नहीं बनती? और अगर बनता भेजे तो क्या उसमें लिखे? थैंक यू। ठीक है, तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ आपसे कि 4 बेडरूम का घर है और वहाँ 3 लोग रह रहे हैं, करेक्ट? सॉरी 3 बेडरूम का घर है और 4 लोग रह रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल थैंक का। यू। आपने मुझे बताया कि 3 बेडरूम का घर है और वहाँ 4 लोग रह रहे हैं। अगर आपके अंकल अभी विज़िट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और आप अपना एड्रेस दे सकते हैं फॉर अकोमोडेशन, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है 3 बेडरूम घर में 5 लोग कम से कम रह सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता ये कोई रीज़न होगी ऑब्जेक्शन के लिए। सो यू कैन गिव अ स्पॉन्सर, और आप कह सकते हैं कि मेरे पास जगह है, और एक रिपोर्ट भी आप लगा सकते हैं अकोमोडेशन के लिए कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि यहाँ एडिक्वेट अकोमोडेशन की जगह है और मेरे अंकल यहाँ आके एडवोकेटली रह सकते हैं। सो दैट वोंट बी एन इशू। जहाँ तक बात है स्पॉन्सर की, मेनली आपने ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर वो यहाँ आएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आप उनको अकोमोडेशन देंगे। अगर ख़र्चा वो खुद उठा रहे हैं वो भी आप उसका जिक्र कर सकते हैं डिक्लेरेशन में। और जो आपके जो अंकल हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, उनको अपनी फाइनेंसेस दिखाने होंगे पाकिस्तान में कि मेरे पास पैसे हैं कि अगर मुझे वीज़ा दिया जाए, आई हैव सफिशेंट टाइज कि मैं वापस जाऊँगा एट द एंड ऑफ माई विजिट बैक टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, चंद और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो थी प्राइवेट लाइफ रूट के ऊपर। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस वीक इसके ऊपर, लेकिन मैंने सोचा फिर दोबारा आपके लिए याद देता हूँ। जो नई कैटेगरीज जो होम ऑफिस ने ऐलान की ऑन द 20th of June, वो है 3 नई कैटेगरीज। जो बच्चा यहाँ यूके में पैदा होता है, जब उसके यहाँ 7 साल यहाँ गुजर जाते हैं, वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। पहले क्या होता था, जब बच्चे के यहाँ 7 साल यहाँ हो जाते थे, वो अप्लाई करता था वीज़े के लिए अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट, उसको 10 ईयर रूट पर लगाया जाता था और 10 साल बाद वो अप्लाई करता था आईएलआर के लिए। अब जो नया रूल वो लेके आए हैं सिंस 20th June 2022, अगर बच्चा यहाँ यूके में पैदा होता है, चाहे उसके पास वीज़ा था या नहीं, जब उसके 7 साल यहाँ यूके में पूरे हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। दूसरी जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है, बच्चे जो पैदा होते हैं यूके से बाहर। अगर आप यूके से बाहर पैदा हुए हैं और आपने यहाँ आके 7 साल गुजार लिए हैं, आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं आईएलआर के लिए। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपके पास वीज़ा होना कम से कम 5 साल के लिए लाजमन है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आप 5 साल बाद सेटल नहीं हो सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफरेंस यहाँ क्या है कि अगर बच्चा यहाँ यूके में पैदा होता है, चाहे उसके पास वीज़ा है या नहीं, 7 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए।
जो बच्चा यूके से बाहर पैदा होता है उसके पास कम से कम वीज़ा होना चाहिए 5 साल के लिए, और 5 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है ILR के लिए। सो दैट्स द की डिफरेंस। जो तीसरी कैटेगरी जो मैंने पहले भी अर्ज की थी शो में, वो है कि इफ यू आर बिटवीन 18 to 25, आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूके में गुजार ली है, आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए आफ्टर 5 years। कम से कम आपके पास 5 साल वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए। सो दीज आर द 3 न्यू कैटेगरीज जो होम ऑफिस ने ऐलान की हैं। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। यस, अपना पूछना था, ये अपना क्या नाम है भाई तारिक, अपना भाई कामरान नहीं, गेस करें जी आप अब, तारिक या जी कामरान। जी, कामरान भाई, सही गेस कामरान किया भाई आपने, ठीक है जी। जी उनका शो मेरे जी ख्याल जी में थर्सडे होता है, नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो वेडनेसडे को वेडनेसडे को, देखा ना आपने, डेज जी को मॉडल अप कर लिया है। लेकिन जी बताइए। आपकी मैंने एक देखी थी अपनी प्रोग्राम, तो उसमें तो आपने बताया था जो यूरोपियन है, जी जी, अगर उन्होंने इधर काम नहीं किया तो वो नेशनैलिटी नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये आपने फिर कब की वीडियो है? ये भी मुझे बताएं। अब याद नहीं, अब ये 6 तीन माह चार पहले, साल बाद पहले भी हो सकती है, 1.5 नहीं साल नहीं, पहले। ये नहीं दो कोई 2 महीने मेरा ख्याल है या महीने, उसमें फिर आपने ये भी बताया था कि सम सर्कमस्टेंसेस कि वो ले सकते हैं, लेकिन आपने ये बोला था कि अभी मसलन इधर मुझे 6-7 साल हो गए हैं, तो मैंने वो ले लिया हुआ है इंडेफिनेट, तो मैंने काम नहीं किया ना, बिल्कुल हाँ जी। ठीक है, तो अभी मैंने मसलन नेशनैलिटी अभी करनी है अप्लाई, मेरा हो गया टाइम तकरीबन, तो मैंने वो आपकी वो वीडियो सुनी थी, तो वो उसके मैंने बाद मैं साल रुक पहले गया मैं। बनाई थी वो वीडियो। अच्छा, हाँ 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 जी, हाँ, साल ठीक है, अच्छा, जून 2000 एंड तकरीबन 21 में। 21 में, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें अभी ये पूछना था कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या मसला है, कोई है उसमें रुकावट, या जिस बंदे ने काम नहीं किया, जब जिस तरह मैंने बिल्कुल काम नहीं किया कोई अभी तक, हाँ जी, कोई मेरा इधर नहीं है शो और में फाइनेंशियली वगैरह। आपने आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे थे? और फाइनेंशियल मेरी वाइफ है ना, वो उसके पास, पहले मेरे पास असल में हम यूरोपियन थे, तो मेरी वाइफ के पास यूरोपियन पासपोर्ट था, तो मैं उस पर इंडिपेंडेंट आया था, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद 2019 में मुझे अपनी नेशनैलिटी उधर यूरोप की मिल गई ना जी, तो हम दोनों रह रहे हैं, तो फिर मैंने इंडेफिनेट अप्लाई किया है लास्ट ईयर ना, तो वो मुझे ठीक है, ग्रांट हो गया। ठीक है। तो जी हाँ, उन्होंने भी पूछा था कि आपने काम वगैरह शो नहीं किया, तो आप अपना इधर ना कोई रेगुलरिटी बताएं, तो आप ही से सवाल किया था, तो आपने बोला था कि आपने जो नहीं है होते, क्या नाम है, कौंसल टैक्स वगैरह जी, और आपने खुद ही ये अप्लाई शो किया होगा बगैर लिस्टर से, ये भी मैं दावे जी के जी, साथ। बगैर सोलिसिटर के किया था ऑनलाइन जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ देखिए, जहाँ तक रूल्स हैं इस मौजू पर, वो हैं कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल थे, आपके पास होना चाहिए CSI इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस। लेकिन गाइडेंस में ये भी लिखा हुआ है साहब कि डिस्क्रेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एज ए यूरोपियन नेशनल, चाहे आप यहाँ रह रहे थे यूके में और आप काम नहीं कर रहे थे या TT राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप यहाँ इलीगली तो नहीं रह रहे थे, सो आपका स्टेटस तो यहाँ लीगल था। अब वो एक अलग बात है कि आप यहाँ काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ जो आप कह लें ग्रे एरिया है कि होम ऑफिस एक तरफ कह रही है कि आपके पास होना चाहिए CSI, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बेस्ट चीज़ ये होगी, जब मैंने आपको पिछली दफ़ा एडवाइस किया, तो आज मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन है, क्योंकि आपके केस में थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्सिटी है, आपने काम नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है आपको सोलिसिटर के थ्रू डालना चाहिए, जो सही तरह वो एक्सप्लेन करे होम ऑफिस को कि आपके क्या क्या सर्कमस्टांसिस है, और फिर होम ऑफिस आपके केस में डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके आपको नेशनलिटी ग्रांट कर दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसमें मेरा क्वेश्चन है, जी जी, मैं अगर अपने पैसे सेव कर लूं जहां पे मैं काम करता हूं, राइट, फिर अपनी वालदा मोहतरमा को वीजे के लिए अप्लाई करूं, जी जी, तो क्या वो शो करके मैं उनको बुला सकता हूं यहाँ पे? वैसे हम बेनिफिट भी ले रहे हैं। ठीक है। आपका स्टेटस क्या है यहाँ?
हम 10 years फैमिली रूट पे हैं। ठीक है, और आप बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, ठीक है ना? जी जी, तो अगर मैं अपनी काम की पैसे सेविंग करके जी वो जी, अकाउंट शो करूं। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी कोई शख्स अप्लाई करता है ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उसको दिखाना होता है अपनी तरफ से कि मेरे पास टाइज हैं मेरी होम कंट्री में, कि अगर मुझे वीज़ा दिया जाएगा यूके का, मैं वापस जाऊंगा अपने होम कंट्री, ठीक है? अब यहाँ जो होम ऑफिस की जो गाइडेंस कहती है, आपको दिखाना होता है कोई फाइनेंशियल टाइज, मसलन आपके पास घर है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, या आपके पास कोई इनकम है, कोई आमदनी है, आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, या कोई पेंशन मिल रही है आपको, वो आप दिखा सकते हैं। या तीसरा, आपके पास कोई ख़ास सेविंग्स हैं जो एप्लीकेंट के पास, जो अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान इंडिया से, वो दिखा सकता है कि मेरे पास ये हैं, और अगर मुझे वीज़ा दिया जाएगा मैं अपने होम कंट्री वापस जाऊंगा एट द एंड ऑफ माई विजिट। सो ये हो गया एप्लीकेंट की तरफ से। अब अगर आप यहाँ यूके में स्पॉन्सर दे रहे हैं उनको, कि आप कह रहे हैं कि जी रिहाइश मैं दूंगा और ख़र्चा भी मैं उठाऊंगा, अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसकी दो वजह है। एक तो आप बेनिफिट्स ले रहे हैं और होम ऑफिस ये कहेगी कि आप तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये जो आपकी जो वालदा है वो आपके ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकती है इस विज़िट के लिए। सो दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। और दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, अगर आप कह देंगे कि जी मैं खर्चा उठाऊंगा, रिहाइश भी मैं दूंगा, इसका ये मतलब होगा कि जो आपकी जो वालदा है, होम ऑफिस ये कह सकती है कि उसके पास इतने टाइज नहीं है, उसके पास इतनी आमदनी नहीं है, या उसके पास कोई सब्सटैंशियल टाइज नहीं है उसके होम कंट्री में कि हम उसको वीज़ा दें। और जब आप एक दफ़ा ये डिक्लेयर कर देंगे, जब बाद में आपकी वालदा दोबारा भी अप्लाई करेगी, चाहे आप उसके बाद बेनिफिट्स नहीं ले रहे, वो बार बार आपकी वालदा की एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले एक सोलिसिटर से ज़रूर मिल लें, लेकिन मिलने से पहले जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, आपकी वालदा की जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, बैंक स्टेटमेंट जो भी है, वो सारा एक फ़ाइल में इकट्ठा करके सोलिसिटर के पास जाएँ, और वो फिर आपको बता सकता है कि कौन सा बेस्ट तरीक़ेकार होगा कि आपकी वालदा को अप्लाई करना चाहिए और उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। तो एक दफ़ा जब आप एप्लीकेशन डाल देते हैं और आपकी हिस्ट्री में वो आ जाता है कि आपके पास टाइज नहीं थे, या आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस थे वो अच्छे नहीं हैं, उस ऑब्जेक्शन को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इसलिए मैं यही एडवाइस करता हूँ, अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है, यू लाइव ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम कमल सर। वालेकुम सलाम। Great work, sir. Thank आपका you. काम आपका I'm a subscriber of yours Thank as well at the same time. थैंक यू। सर बहुत इंफॉर्मेशन आपकी जबरदस्त होती है सर। मेरा सवाल ये था जी कि जी, लास्ट ईयर जून 26 जून 2021 को मैंने EUSS एप्लीकेशन ऑन अ ड्यूरेबल पार्टनर पे मैंने सबमिट की थी 26 जून, राइट? 26 जून जी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे सबमिट कर दिया, कोई उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, और उसके बाद जो है वो रिसेंटली आई थिंक इन मार्च फिर मेरा बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट भी हो गई मार्च में सर। ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास वैलिड है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे पास कोई स्टेटस नहीं था बिफोर ठीक है। अप्लाइंग। आई बीन इन द यूके फॉर ऑलमोस्ट 10 years now ओके, without any status. तो EUSS एप्लीकेशन मैंने ड्यूरेबल पार्टनरशिप जो मेरी ऑलमोस्ट 5 years से रिलेशनशिप है। ठीक है। लोग, आपके पास स्टेटस नहीं था पिछले 5-10 सालों से, करेक्ट? जी सर, 10 साल से। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत और शुक्रिया। सर जी जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट उन्होंने वैलिड पासपोर्ट, सॉरी वन लास्ट आपको मैं बता दूं, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट मुझसे मांगा था हाँ, कि आप वैलिड दे दे। तो मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि सॉरी हम ऐसे एप्लीकेशन को सॉरी जो सिटीजन होते हैं विदाउट एनी स्टेटस उनको हम डील नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने रिटन कंफर्मेशन मांगी थी केस वर्क करने, तो वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी। करेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है सर, आई एम स्टिल वेटिंग। 15 आपका नाम? जून को मैंने, मेरा नाम वकास। ठीक है,
वकास साहब ये बताएं मुझे कि जो आपकी जो वाइफ हैं वो अभी काम कर रही हैं, क्या फियांसे करती हैं? जी फियांसे पे काम कर रही हैं जी। फियोन अच्छा ठीक है, आपकी शादी नहीं, सॉरी, ठीक है। और जी जी उनकी एनुअल इनकम माई कितनी है? उनकी 28 प्लस है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वकास भाई देखें, एप्लीकेशन तो आपने सबमिट कर दी ड्यूरेबल पार्टनर की, आपने जो वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने पूरे कर दिए होम ऑफिस के, कि आपके पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए, वो भी मेरे ख्याल में आपने पासपोर्ट उनको सबमिट कर दिया है बनवा के, और अभी आपका एप्लीकेशन वो कंसिडर कर रहे हैं, तकरीबन साल हो गया। अब जो रूल्स हैं ड्यूरेबल पार्टनर के अंडर द EUSS सेटलमेंट स्कीम वो हैं कि यू मस्ट हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट। अब वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? वो है कि आपके पास अंडर द 2016 रेगुलेशंस आपके पास एक रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं था, जो मेरे ख्याल में नहीं था क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है, आपका जो ये एप्लीकेशन है एज अ ड्यूरेबल पार्टनर, चाहे आप 5 साल से या 6 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, वो रिफ्यूज़ कर देंगे। अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले अंडर द EA रेगुलेशन पर आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते, चाहे वो रिफ्यूज़ होती, शायद वो ग्रांट भी कर देते क्योंकि आपके वो 2 साल पूरे हो गए थे, वो ग्रांट कर सकते थे, कि अगर वो रिफ्यूज़ करते आपको अपील राइट दे देते। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है जो आ रही है मुझे नज़र, कि आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है और इस वजह से आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। आपको अपील राइट भी वो देंगे, लेकिन अपील में भी जाके मोस्ट लाइकली आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे, अनलेस यू कैन शो सम कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि आप दोनों शादी क्यों नहीं कर सके ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। अगर कोई ऐसी ख़ास वजूहत हैं, अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जज आपके केस ऊपर तर्स करता है, फिर पॉसिबिलिटी है कि आपकी अपील मंजूर हो जाए। लेकिन एप्लीकेशन बेस के ऊपर स्ट्रेट आउट राइट वीज़ा, द चांसेस आर वेरी वेरी स्लिम। अब मैंने आपसे पूछा कि आपकी जो फियांसे है वो काम कर रही है और आपने बताया कि वो 28,000 साल का कमाती हैं। अब यहाँ शायद आपके लिए बेहतर हो कि अगर आप यूके छोड़ के एंटी क्लेंस के लिए अप्लाई कर लें, वो मेरे ख्याल में शायद बेहतर होगा, क्योंकि आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, जिन रिलेशनशिप, वाइफ भी आपकी इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है, आप इंग्लिश टेस्ट यहाँ से पास कर सकते हैं और विद इन 3 to 6 मंथ्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा बड़े आराम के साथ। सो बेस्ट चीज़ ये होगी फौरी तौर पर आप किसी सिस्टर के पास जाके एडवाइस ले लें और फिर तय कर लें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, दोबारा मैं आपसे फ़ोन कर रहा हूँ। वो पूछना ये था कि अगर मसलन ये जो इंडेफिनेट मिलता है, इसके ऊपर अगर नेशनलिटी ना लें तो कितना अर्सा बंदा रह सकता है? ठीक है ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो अगर नेशनलिटी अभी अप्लाई नहीं की, लेकिन अगर नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले बंदा काम शुरू कर लेता है, महीना 2 महीने या 2-4 महीने, तो फिर इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जी। ठीक है, मैं देखता और हूँ। या हाँ जी, अगर ये ज्यादा बता दें, अगर नेशनलिटी अप्लाई नहीं करते और इधर ही रहना चाहते हैं, जिस तरह हम यूरोपियन हैं, तो उसके ऊपर हम कितना अर्सा रह सकते हैं? ठीक है, मसलन मैं वो जो देता हूँ आपके सवाल का जवाब। ओके बहुत ओके जी, शुक्रिया ओके, थैंक यू। आपके कॉल का। अगर आपके पास ILR है अंडर EUSS सेटलमेंट स्कीम, 5 साल आप यूके से बाहर रह सकते हैं और आपकी जो ILR है वो कैंसिल नहीं होगी। पहले होता था 2 years अंडर द EA रेगुलेशंस, लेकिन जब इन्होंने EUSS सेटलमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, ये रूल उन्होंने चेंज कर दिया था टू 5 years। जहाँ तक बात है आपकी, अगर आप अभी काम करना शुरू कर देते हैं, आपके एप्लीकेशन को कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नहीं? नो इट वोंट, क्योंकि वो पिछला टाइम पीरियड चेक करेंगे कि आप उस दौरान काम कर रहे थे या नहीं। अगेन मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ एक सिस्टर के पास जाके एडवाइस ले लें, क्योंकि यहाँ कॉल्स पर एडवाइस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक सिस्टर आपके साथ बैठ के डिस्कस करे तफसील में कि आगे क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, फिर ही वो आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, जो दूसरे जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो था कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द सेटलमेंट स्कीम फॉर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। अभी भी ये इंक्वायरीज मुझे आ रही हैं कि हम ना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, हम यूरोपियन नेशनल हैं एंड वो एप्लीकेशन क्लोज्ड हो गए। सो इसमें कोई ऐसी है नहीं है
लॉ या कोई प्रोविज़न जिसमें आप फ़ायदा उठा सकें। ये थी एक बात। और दूसरा जो पिछले कॉलर ने कॉल की कि अगर आप एक अनमैरिड पार्टनर के साथ अभी रह रहे हैं, जो चाहे वो यूरोपियन नेशनल है, और आप रह रहे थे 31 दिसंबर 2020 से पहले, क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन जाएगी अंडर अपेंडिक्स FM, आपको साबित करना होगा इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। वो काफ़ी मुश्किल रिक्वायरमेंट होती है। उस सूरत हाल में मैं क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप वापस जा सकते हैं एंट्री क्लियरेंस के लिए, शायद वो आपके लिए बेहतर हो। आप वापस जाके एंट्री क्लियरेंस ले लें और विदिन 3-4 मंथ्स में आप वापस आ सकते हैं और यहाँ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि बजाय आप फीसिस भरते रहेंगे और आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वीक एक भाई ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाईजान मुझे यहाँ हो गए 12-13 साल, मेरा यहाँ क्या हो सकता है। उस पर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। अब देखें, जो प्राइवेट लाइफ के रूल्स हैं उसमें ज़रूर एक प्रोविज़न है कि अगर आपको यहाँ हो गए हैं 20 साल से कम, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ रह रहे हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल, और ऐसी कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांस है, कोई ख़ास वजूहत है जिस वजह से आप वापस अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते, आप वीज़े के हकदार हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये रूल तो बता दिया है और मुख्तलिफ सलिसिटर्स भी आपको ये रूल बता देते हैं, आपको एक हौसला दे देते हैं कि जी एप्लीकेशन डाल दें, ये रूल है, आपका काम हो जाएगा, फ़ीस बात दें और देखें इंशाल्लाह, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो होम ऑफिस की जो गाइडेंस है वो इस चीज़ पर वाज़े है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे होम कंट्री में मेरे कोई टाइज़ नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या आप कहते हैं कि मैं अब अपनी होम कंट्री की ज़बान नहीं बोल सकता, या मुझे वहाँ जॉब नहीं मिलेगी, या मेरे पास वहाँ घर नहीं है, दैट्स नॉट वैलिड रीजंस। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये नहीं चलेंगी एप्लीकेशन में और आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो ये जो उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, इट्स फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि अगर आपके पास कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है या कोई ऐसी वजूहत है जिस वजह से आप वापस नहीं जा सकते, फिर आप ये प्राइवेट लाइफ कैटेगरी पर अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन आप नहीं कर सकते और आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो इसका आपने ख्याल रखना है। दूसरा जो मैंने देखा है, आजकल 2-3 भाई पिछले 2 वीक में मेरे पास आए हैं, सलिसिटर के पास गए हैं और उसको बताया है कि जी हम यहाँ रह रहे हैं 2005 से। सलिसिटर ने क्या किया है कि जी उसकी जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि 2002 करके उसकी एप्लीकेशन डाल दी। ना उसके पास कोई प्रूफ था, और ये एक ट्रू स्टोरी मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उसकी एप्लीकेशन डाल दी है और वो रिफ्यूज़ हो गई। अपील राइट मिल गया, अपील में लिख दिया कि जी ये 2002 से यहाँ रह रहा है, इसके यहाँ 20 साल पूरे हो गए हैं, और हेयरिंग हुई ये पिछले माह जून में। जब हेयरिंग पर गए हैं, एविडेंस बना ली, वो भी आप समझ सकते हैं किस तरह उन्होंने बना ली, बंडल में लगा दी। जब ये क्लाइंट यहाँ आया था यूके में, उसकी एज थी, आप समझ लें उसकी पैदाइश थी 1990। अब ये कह रहे हैं 1990 में ये इसकी पैदाइश थी और ये आया 2002 में, ये कह रहे हैं। असल में ये आया था 2005 में, जो इसके पास पासपोर्ट भी था, लेकिन किसी ने इसको एडवाइस किया नहीं तुम लिख दो 2002। जब हेयरिंग पर गए, बंडल देखा, जज ने कहा यार ये टेनेंसी एग्रीमेंट है तुम्हारे नाम पर और ये 2002 की बनी है, इसका मतलब तुम्हारी उम्र तो थी 12-13 साल। अब 12-13 साल का बच्चा वो टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे बना सकता है, उसके नाम पर तो हो ही नहीं सकती। जज ने सारी अपील डिसमिस कर दी और जज ने ये कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ रह रहे हो 2007 या 8 से। अब वो अप्लाई करेगा 2027 में 20 साल बेस के ऊपर। अब देखें उसके जो हिस्ट्री है वो सारी ख़राब हो गई। अगर वो सच बोलता कि मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, उसको वीज़ा अभी ना मिलता, लेकिन 2.5-3 साल बाद वो अप्लाई कर सकता था, उसको आराम के साथ वीज़ा मिल जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड एडवाइस की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका ये काम ख़राब हो जाता है। सो इसलिए मैं आप सबसे ये अर्ज़ करूँगा, अगर आप ये शो देख रहे हैं, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे पता है, मेरे इल्म में है कि बहुत आप कह सकते हैं प्रोफेशनल्स हैं जो एप्लीकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स लगा के और आपका पेश कर देते हैं। वो एक पुराना ज़माना था जब आप इस तरह के काम कर सकते थे, नहीं करने चाहिए थे लोगों को, लेकिन फिर भी लोग करते थे।
अब होम ऑफिस वेरिफिकेशन भी करती है और आप अपनी सारी हिस्ट्री ख़राब कर देंगे। सो इसलिए प्लीज़ इस तरह का कोई काम कभी ना करें जिससे आपको नुकसान हो। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। Hello, Ji. Kamran Sahab, Waqas here again. Thank you so much for clearing the question and the query I had. Sir, actually the thing is कि जब मैंने पेपर एप्लीकेशन की थी Okay. और मैंने उनको बताया था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था कि दैट्स फाइन, नॉट एन इशू, आप पेपर एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड फिर उसके हिसाब से हम जो है आपको Okay, great. So sorry, मैं आपको स्टॉप करूंगा 1 मिनट के लिए। एक चीज़ क्लैरिफाई कर लें कि मैंने सोचा था कि आपने ना EUSS पर एप्लीकेशन की। इसका मतलब आपने की ये EA रेगुलेशंस पर पेपर एप्लीकेशन £65 होम ऑफिस फीस भरी होगी, करेक्ट? नहीं सर, उसकी तो फीस कोई नहीं थी, सिर्फ वो EUSS एप्लीकेशन थी और पेपर एप्लीकेशन थी। Okay, so you done a paper application as a partner. Okay, carry on. और सर उसके बाद ये था कि उसके दैट्स इट, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और वो हमने प्रोवाइड कर दिए थे, बट ठीक है। फिर जी, और बस रिसेंटली उन्होंने कहा कि आपके पास पाकिस्तानी वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। तो मैंने उनको ये कहा कि देखें, आई वाज़न्ट लिविंग लीगली और मेरा पास पासपोर्ट भी लॉस्ट हो गया था और ना आईडी कार्ड है और आई कांट गेट दी So did you you know, I provide the can't get ID card to the Home Office, because that is a valid form of verification which the Home Office can use to दैट्स द प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना वैलिड आईडी नहीं है पाकिस्तान की। Okay. अब आपने और एग्जाम नादरा से उन्होंने रब्ता नहीं किया कि मुझे बना दे? सर नादरा से रब्ता किया, मगर उन्होंने कहा आपके पास कुछ ना कुछ तो एक्सपायर्ड होना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास लॉस्ट हो गया, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। Okay. तो कहने की सॉरी, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। और सर जस्ट वन लास्ट थिंग कि जब मैंने जब उनको बताया था होम ऑफिस को, तो केस वर्कर की एक ईमेल आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप कोई रिटन कंफर्मेशन दे दें एटलीस्ट कि आपकी ये सर्कमस्टांसेस हैं एंड इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस। तो मैंने सर उनको फिर ये ईमेल मुझे पाकिस्तान एम्बेसी से आ गई थी कंफर्मेशन के वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं देता हूँ आपके सवाल का बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अगर आपने ये स्टेटमेंट होम ऑफिस को दे दी है, उम्मीद है कि इसको वो एक्सेप्ट कर देंगे एंड दे विल डीम इट एज अ वैलिड एप्लीकेशन। बट स्टिल इन माय ओपिनियन इट डज नॉट चेंज the requirements of the application or what the rules say. The rules are quite clear. You must have a valid document, which is a residence card, as a durable partner under the 2016 regulations. Only then you can apply as a partner under the EU settlement scheme. Now, amazing things have happened in life. Miracles do happen. It could be that they use discretion in your case, or हो सकता है कि आपको वो grant कर दे, but I think that's very, very unlikely. The chances of that happening are 1%, but never say never in life. So again, मैं आपको यही अर्ज करूँगा कि एक सिस्टर के पास जाके तफसील में एडवाइस ले लें। अगर वर्स्ट केस सिनारियो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, should you appeal it because that's a lot of time, that's a lot of money, or should you make a fresh application, or should you make an application in another category such as what I suggested under Appendix FM. So it's all up in the air for now. Best thing would be get some advice, wait for the decision, and then decide on your next step. Thank you for calling. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, you're live on air. अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, हम 2015 से तंजानिया से आ रहे हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। nobody is born in UK। Okay. तो सभी रिफ्यूज हो गया और अभी हमारा बच्चा 7 साल हो रहा है। Right. इन सितंबर, तो सितंबर में मैंने सोचा था कि हम एप्लीकेशन डालें, तो लेकिन इन बिटवीन होम ऑफिस का मेरे को फोन आया प्राइवेट नंबर से। शी वाज लाइक सभी चीज मेरे को पूछा कि तेरे को वापस जाना है और वगैरह के वी विल पे यू दिस मच एंड दैट। तो मैंने बोला मेरे को नहीं वापस जाना है। तो उसने बोला ओके, आई एम सेंडिंग यू अ क्वेश्चनर, यू फिल इट एंड सेंड इट बैक। तो मैंने बोला मैडम 7 साल तो अभी 2-3 महीने बाकी है, तो ऐसा ना हो जाए आप फिर से रिफ्यूज कर। नो नो नो, you fill it and then you send it back. तो मैंने बोला am I going to fill with the solicitor? She was like no, आप खुद fill करो और हमको भेज दो। So I was a bit confused कि वो have you completed the form and sent it back, or is it still no
अभी वो फॉर्म आएगा शायद तकरीबन नेक्स्ट वीक आएगा। ओके, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्यों मेरे को वो सोलिसिटर के पास नहीं जाना देती है, क्यों मेरे को ऐसे कह रही कि तू खुद फॉर्म फिल कर ले। तो मैंने बोला व्हाट डज इट मीन क्वेश्चन है, तो उसने बोला कि इट्स पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ योर चाइल्ड ऑफ 7 years। ओके, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। फ्रॉम टाइम टू टाइम होम ऑफिस ना आपको ये क्वेश्चन भेजती होती है जहाँ वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगती है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। हो सकता है उनके इल्म में हो कि आपका बच्चा 7 साल का होने वाला है और इस वजह से उन्होंने आपसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मांगी है कि क्या क्या सर्कमस्टांस है। जैसे ही वो आप भर देंगे, होम ऑफिस शायद आपकी एप्लीकेशन को दोबारा कंसिडर करके आपको वीज़ा भी ग्रांट कर दे। अब जहाँ तक आपका ये सवाल था कि होम ऑफिस ने आपसे ये क्यों कहा है कि यू डोंट नीड अ सोलिसिटर and you can fill it out yourself and just send it back to us, and to a degree she's right. कोई भी जो immigration की application है, strictly speaking, and I'm sitting here as a solicitor and I shouldn't be saying this, but you don't need a solicitor. That's the argument, right? आपको solicitor की ज़रूरत नहीं होती, but जिस तरह solicitor argument को लिखता है, जिस तरह वो make sure करता है कि home office rules को सही तरह apply करे, he holds the home office accountable. वो एक layman जिस तरह आप हैं जिसको legal knowledge नहीं होती, वो नहीं लिख सकता। So that's where I think the home office is a little bit naughty. वो जानबूझ के इस तरह करती है, clients को कह देती है कि no, you can do it yourself, fill out this form, everything will be fine. कि उनको पता होता है कि इस तरह refusal के chances भी ज़्यादा होते हैं और उनके हक में, home office के हक में फैसले पे होते हैं। So that's why they say that. Now the choice is entirely yours. I'm sitting here and I'm not going to say नहीं आप मेरे पास आएँ या फलां solicitor के पास जाएँ। वो choice आपने करनी है कि अगर आप समझते हैं कि वो फॉर्म आप सही तरह भर सकते हैं, by all means you can do that. However, if you think that you need legal advice, I think it would be best to आप solicitor के पास जाके उसको कह दें कि यार ये फॉर्म मेरे लिए भर दो, रिप्रेजेंटेशन भी एक अच्छी सी बना दो कि मेरा काम हो जाए। क्योंकि आप देखें जब क्लाइंट्स होते हैं डिटेंशन में, वहाँ भी इनको पुश किया जाता है डिटेनीज़ को, जी आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्म साइन कर दें, हम आपको पैसे दे देंगे, यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री। और जैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ, और जो बहन भाई ये अभी ये शो देख रहे हैं वो भी एक बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जैसे ही कोई सोलिसिटर इन्वॉल्व हुआ है, व्हेन यू आर इन डिटेंशन, एक चिट्ठी सोलिसिटर ने लिखी है एंड होम ऑफिस की जो स्टांस है वो बिल्कुल बदल जाती है, वो बैकफुट पर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ओके यू नो व्हाट, वी आर गोइंग टू रिलीज द क्लाइंट। सो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं जब आपके पास सोलिसिटर होता है इन्वॉल्व केस में, उसका काफ़ी वजन होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे आखिरी कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो कमरान भाई। जी यू लाइव ऑन है, जी फरमाइए। हाय कमरान में मेरा एक सवाल था। जी जी। मैं 2010 में आया था स्टूडेंट वीजा पे। ठीक है। और मेरा टॉय का मसला हुआ था 2014 में। सॉरी दोबारा दोहराएं, आप आए थे 2010 में? ठीक है 10 में, एंड मेरा वो टॉय का मसला हुआ था 2014 के अंदर। ओके ग्रेट। फिर उन्होंने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था, फिर मुझे डिटेंशन में डाला था। ठीक है। फिर मैं साइन पे जा रहा था 2015 तक, उसके बाद मेरा जुडिशियल रिव्यू कैंसिल हुआ। ओके। फिर मैंने जाना छोड़ दिया। ओके। फिर उसके बाद मैंने 2016 में अप्लाई किया, तो उन लोगों ने बोला कि तेरा जुडिशियल रिव्यू हमने डिसीजन दे दिया है, तो तू यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद मेरा 2019 के अंदर मैरिज हुआ। मेरी वाइफ है वो इंडिया से आई थी स्टूडेंट वीजा पे, और हमारा एक बच्चा भी है वो 2.5 साल का है। और मेरी वाइफ को अभी वर्क परमिट है, उसको भी 2 साल हो गया, वो कंपनी में काम करती है, वही कंपनी में उसको वर्क परमिट मिली है। सो अभी मेरा कुछ हो सकता है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके वो का। वाइफ की बेस पर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वर्क परमिट है। जब आपने वो 5 साल पूरे करेगी उसको ILR मिलेगा, शायद उसके बाद आपको वो फ़ायदा पहुँचा सकती है और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे बताया टॉय का एलिगेशन हुआ आपका 2014 में, और मुझे अक्सर याद है कि उस टाइम किसी को जब टॉय का एलिगेशन मिलता था, एप्लीकेशन सीधा रिफ्यूज़, JR पर आप जाते थे,
जजेस भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, रिफ्यूज़ दी एप्लीकेशन, अपील डिसमिस्ड, और आपके पास कोई रेमेडी नहीं थी और बहुत लोगों के साथ ये ज़्यादती हुई है। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में जो होम ऑफिस ने जो अपनी आपके लिए गाइडेंस को अपडेट किया है कि अगर आपके साथ तो एक एलिगेशन लगा था, आपको एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए, एप्लीकेशन के बाद हम आपको अपील राइट देंगे, और अगर आप जज को सेटिस्फाई करते हैं कि आपने चीटिंग नहीं की थी, वी विल ग्रांट यू वीज़ा। बल्कि आप ILR भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो टाइम इन्होंने आपका ज़ाया किया था, all that time accrue that together, you can apply for ILR। So इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ ये TOEIC का एलिगेशन है, I would advise you strongly to see a solicitor as soon as possible and make an application potentially challenging the TOEIC allegation। Thank you for your call। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम सेम टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर। अस्सलाम वालेकुम।